स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बैकग्राउंड क्या है, यानी कि जैसे मैं आपको हर एक युद्ध में सबसे पहले बैकग्राउंड बता देती हूँ ताकि आपको युद्ध के पहले की कहानी अगर पता चले तो आपको पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि ये युद्ध हुआ क्यों था और इसमें क्या क्या चीजें चेंज हुई थी आगे जाके। तो यहाँ पे बाबर का पानीपत और खानवा के युद्ध के बाद उत्तर भारत पे उसका नियंत्रण हो गया था, यानी कि पानीपत लड़ता है, फिर खानवा लड़ता है और एक चंदेरी भी लड़ता है। ये 3 लड़ाई लड़ता है और पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में वो अपने सत्ता की नींव रख लेता है, यानी कि अपनी पूरा सत्ता फैला देता है वो इन सभी क्षेत्रों में। फिर क्या होता है, अफगान शासक लोदी वंश के समर्थक थे और बिहार और बंगाल में अभी भी वो थे, यानी कि जो लोदी वंश, जो इब्राहिम लोदी को उसने पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था, यानी कि पानीपत की जो पहली लड़ाई है उसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराया था। उसी के छोटे भाई महमूद लोदी को इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद जो अफगान सरदार थे वो उसको घोषित कर देते हैं अपना राजा, लेकिन बाबर ने सत्ता हासिल कर ली थी। तो इसके लिए महमूद लोदी बिहार चला जाता है और वहां जाके वो देखता है कि अभी भी कुछ जो अफगान सरदार हैं उनके उनके अंदर अभी भी निष्ठा है और उनको लड़ना है बाबर के खिलाफ। तो वो सभी को इकट्ठा करता है, धीरे धीरे वो षड्यंत्र रचता है, पूरे प्लानिंग करता है कि कैसे अफगान सरदारों को वो अपने साथ इकट्ठा करे, उनको तैयार करे और बाबर के खिलाफ फिर से वो हमला करके अपनी जो सत्ता है उसको वापस कर ले, यानी कि लोदी वंश को वो दोबारा से स्थापित कर दे। तो इसी के लिए होता है ये घाघरा का युद्ध। तो यहाँ पे देखो कि जो लोदी वंश का जो समर्थन था, महमूद लोदी देखता है कि अफगान जो शासक हैं लोदी वंश के जो समर्थक हैं बिहार और बंगाल में अभी भी हैं, तो अभी भी इनको फिर से एक्टिव कर सकते हैं, इनको रेडी कर सकते हैं बाबर के खिलाफ और मुगलों के खिलाफ, और यहाँ से इनको भगा के हम अपनी लोदी वंश की नींव दोबारा से रख सकते हैं। तो ये चीजें थी। महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था खुद को दिल्ली का असली शासक मानता था, क्योंकि वो उसने देखा कि जब उसका भाई यानी कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक था और दिल्ली का शासक था, उसको इब्राहिम लोदी बाबर मार देता है, सॉरी, यानी कि जब महमूद लोदी ये देखता है कि इब्राहिम लोदी उसके बड़े भाई की मौत हो जाती है, हत्या कर दी जाती है बाबर के द्वारा, तो वो असल मायने में वही राजा होगा इब्राहिम लोदी के बाद, लेकिन वहां पे बाबर अपनी सत्ता की नींव रख लेता है और ये महमूद लोदी डर के मारे आप मान लो या फिर अपनी जान बचाकर वो बिहार भाग जाता है। वहां पे जाके साजिश करता है, प्लानिंग करता है कि कैसे दोबारा से एक सत्ता फिर से स्थापित करे अपने दिल्ली पे, अपने लोदी वंश की स्थापना करे और मुगलों को यहाँ से हटा दे। तो ये चीजें इसने यहाँ पे एनालाइज करी पहले कि वहां पे अभी भी बिहार में और जो बंगाल है वहां पे अभी भी उसके जो समर्थक हैं, जो उसके लोग हैं, वो अभी भी उसका साथ चाहते हैं और वो लड़ना चाहते हैं बाबर के खिलाफ। बंगाल के जो सुल्तान थे नुसरत शाह ने महमूद लोदी को शरण दी, उन्होंने डायरेक्ट हेल्प नहीं करी थी, बस उन्होंने शरण दी थी ताकि वो भी चाहते थे कि जो महमूद लोदी है वो अपनी सत्ता वापस कर ले। और बाबर, क्योंकि उसको भी डर था बाबर से कि कल को आज उसने सबसे पहले उसने दिल्ली हासिल किया, फिर उसने राजस्थान और मध्य प्रदेश, धीरे धीरे वो बंगाल को भी हासिल करेगा। तो वो यही चाहता था कि जो महमूद लोदी है उसको उसकी सत्ता मिल जाए, लोदी वंश की फिर से स्थापना हो जाए और मुगल यहाँ से चला जाए। तो इसके लिए जो सुल्तान नुसरत शाह थे उन्होंने महमूद लोदी का साथ देना उचित समझा और उन्होंने साथ दिया था। अब यहाँ पे समर्थन में कौन थे, अफगान सरदार थे, लोहानी कबीला था और बंगाल के नुसरत शाह थे। यानी कि महमूद लोधी के समर्थन में कौन कौन थे, अफगान के सरदार थे जितने भी उसके समर्थन थे, लोहानी कबीला था वहां पे बिहार में, लोहानी कबीला था बिहार में, उन्होंने समर्थन दिया अपना, और बंगाल के जो शासक थे नुसरत शाह, उसने भी महमूद लोदी का साथ देना उचित समझा। तो एक पक्ष हो जाता है आपका, ये 3 लोग एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं घाघरा का, किसके खिलाफ, तो बाबर के खिलाफ। अब युद्ध का कारण यही था, कारण मेन अफगान शासकों का विरोध और विद्रोह था। महमूद लोदी का स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित करना, ये था, वो षड्यंत्र रच रहा था कि कैसे यहां से हम अपनी जो सॉरी महमूद लोदी का
यानी कि वो बाबर के खिलाफ फिर से अपने जो समर्थक हैं उसको इकट्ठा कर रहा था, और यही कारण बना था कि बाबर जब उसको पता चला कि कैसे महमूद लोदी उसके खिलाफ जो अफगान सरदार है उसको इकट्ठा कर रहे हैं और वो लड़ना चाहते हैं उससे, और दिल्ली पर उसकी नजर है, तो इसके लिए घाघरा का युद्ध होता है दोनों ही शासकों के बीच में। बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह द्वारा अफगानों को सहायता देना, जो कि बाबर को कतई मंजूर नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बाबर चाहता था कि वो पूरे उत्तर भारत को मुगल सत्ता के अधीन कर ले, और ये उसका सपना था जो कि वो लेकर आया था काबुल से। 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा नदी के किनारे होता है, इसलिए इसका नाम घाघरा का युद्ध रख दिया जाता है। घाघरा नदी के किनारे, जो कि बिहार में है। बाबर और अफगान बंगाल की सेना, और यहाँ पे एक लोहानी कबीला जो कि हमने पढ़ा था अभी, लोहानी कबीला भी था। ये तीन एक तरफ होते हैं और एक तरफ होता है बाबर, लेकिन फिर भी बाबर जीत जाता है क्योंकि उसके पास टेक्निक थी और उसके पास मजबूत सेना थी। बाबर की सेना तोपखाना और बारूद के साथ लैस थी। दूसरे पक्ष महमूद लोदी और नुसरत शाह थे, फिर भी वो हार जाते हैं। अब क्यों हार जाते हैं वो देख लो। भारत का पहला बड़ा नदी किनारे का युद्ध कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि कौन सा ऐसा युद्ध है जो बड़ा और पहला नदी किनारे युद्ध कहा जाता है, तो यही है घाघरा का युद्ध। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। ये तीन सेनाओं के बीच लड़ा गया। कौन कौन थे? मुगल, अफगान और बंगाल, यानी कि मुगल एक तरफ, अफगान और बंगाल एक तरफ, और यहाँ पे कबीला भी था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये दो मेन इंपॉर्टेंट है, अफगान बंगाल और इधर से मुगल। युद्ध के बाद बाबर और नुसरत शाह में संधि हो गई, यानी कि जो बाबर है वो नुसरत शाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो सिर्फ उससे नाराज इसलिए था क्योंकि वो महमूद लोदी का हेल्प, मतलब सॉरी, जो बाबर था वो नुसरत शाह से उसका कोई भी विद्रोह नहीं था, कोई भी उसकी लड़ाई नहीं थी। बस वो उससे नाराज इसलिए था क्योंकि जो नुसरत शाह है वो महमूद लोदी की हेल्प कर रहे थे, उसको शरण उसने दिया था। तो जो बाबर है उसने संधि कर ली और ये बोला संधि में कि हम बंगाल पे राज नहीं करेंगे, हम अपना दायरा देख लेंगे कि हमें बंगाल। अब यहाँ पे जो बाबर है उसने नुसरत शाह के साथ संधि कर ली। संधि में क्या लिखा था, क्योंकि बाबर नुसरत शाह से उसका कोई बैर नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, उसकी सीधी लड़ाई किससे थी, तो महमूद लोदी से थी। और जो नुसरत शाह है उससे नाराज था बाबर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महमूद लोदी को हेल्प कर रहा था, शरण दी थी नुसरत शाह ने बंगाल में। तो इसके लिए एक संधि होती है बाबर में और नुसरत शाह के बीच में, लड़ाई के बाद जब घाघरा जीत जाता है बाबर। तो उसमें संधि में ये था कि जो बाबर कहता है कि आप अपने दायरे में रहिए, अपना जो सीमा है बंगाल का आप उसके अंदर रहिए, आप हमारे दायरे में नहीं आएंगे और हम आपके दायरे में नहीं आएंगे, हम कभी बंगाल को कब्जा नहीं करेंगे। और ये समझौता हो जाता है और संधि हो जाती है किसके किसके बीच में, बाबर और नुसरत शाह के बीच में, और ये संधि सफल होती है, सफलपूर्ण हो जाती है। बाबर का ये अंतिम बड़ा युद्ध था क्योंकि इसके बाद इसकी मौत हो जाती है। बाबर बंगाल पर नया युद्ध नहीं करना चाहता। बाबर, रुक जाओ, अब यहाँ पे देखो बाबर है वो बंगाल पे युद्ध नहीं करना चाहता था, इसी के लिए उसने नुसरत शाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ जाके उससे संधि कर ली कि हम आपके सीमा पे नहीं आएंगे और आप हमारे सीमा में नहीं आएंगे। और ये जो इसने संधि इसीलिए करी थी, शांति की संधि की पेशकश की थी। संधि की मुख्य बातें क्या हैं? बंगाल और मुगल साम्राज्य के बीच में सीमा तय हो गया, गंगा और घाघरा नदियों के क्षेत्रों में दोनों की सीमाएं तय हो गई कि आपकी इतनी सीमा है, आपकी जो सेना है इससे आगे नहीं आ सकती और हमारी जो सेना है वो इससे आगे नहीं जा सकती। तो ये संधि जो है वो शांतिपूर्ण हो गई थी दोनों के बीच में। नुसरत शाह ने महमूद लोदी का साथ छोड़ दिया संधि के बाद, जब उनको लगा कि कोई फायदा नहीं है महमूद लोदी के साथ उसकी हेल्प करने का, तो उसने साथ छोड़ दिया और उसे अपने राज्य से निकाल दिया। बाबर ने बंगाल पर आक्रमण ना करने का वचन दिया। तो ये तीन चीजें इस संधि से निकल के आती हैं, तो आप यहाँ से ये याद कर सकते हो। युद्ध का परिणाम क्या निकला, अब ये इंपॉर्टेंट है। मुगल जीत गए, महमूद लोदी और लोदी वंश का अंत हो गया, कंप्लीट यहाँ से सफाया हो गया लोदी वंश का। अब लोदी वंश कब से कब तक था भारत में? तो 1451 में ये आया था। 1526 में जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है तब तक ये कायम रहता है लोदी वंश दिल्ली सल्तनत पे, दिल्ली की सत्ता पे।
अब यहाँ पे बिहार और बंगाल पर मुगलों का जो प्रभाव था वो स्थापित हो जाता है, यानी कि पहले दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चंदेरी, और उसके बाद यहाँ पे बंगाल और बिहार। बंगाल पे सीधा नहीं होता, वो सिर्फ एक जो शांति संधि है उसके जरिए वो वहाँ पे एक कब्जा कर लेता है, यानी कि वहाँ पे भी उसका थोड़ा प्रभाव बढ़ जाता है, बिहार पे उसका पड़ जाता है। उत्तर भारत में मुगल सत्ता बनी रही। बाबर ने मृत्यु से पहले एक मजबूत साम्राज्य स्थापित करके अपने वंशजों को दे दिया, यानी कि मरने से पहले वो एक बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित करके जाता है। अब यहाँ पे एमसीक्यू है, वो देख लो। घाघरा का युद्ध कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1529 में हुआ था। और घाघरा जो कि नदी किनारे, तो ये कब हुआ था? 1529। कहाँ हुआ था? घाघरा, जो कि बिहार में है। युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था यहाँ पे बाबर यानी कि मुगल, और यहाँ पे साथ में कौन थे यहाँ पे इनके खिलाफ? तो अफगान थे और बंगाल, जो नुसरत शाह है वो। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई होती है। युद्ध है, युद्ध में भारतीय इतिहास में क्या महत्वपूर्ण माना जाता है? यानी कि भारत के इतिहास में नदी किनारे सबसे बड़ा अगर युद्ध माना जाता है तो यही घाघरा का युद्ध माना जाता है। तो ये डायरेक्ट आपका वन लाइनर का क्वेश्चन बन जाता है। और इसका अंतिम युद्ध था, किसका था? तो बाबर का अंतिम युद्ध था। और किसका था? तो महमूद लोदी का भी था। तो यहाँ से किसका था? तो ये मेनली ये बाबर के कॉन्टेक्स्ट में ये पूछता है, तो ये बाबर का अंतिम युद्ध था। इसके बाद इसकी मौत हो जाती है। कब होती है? तो इसकी मौत होती है 26 दिसंबर 1530 में इसकी मौत हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब इसकी मौत हो जाती है बाबर की, अब यहाँ पे देखो कि जो बाबर है इस युद्ध के बाद इसकी मौत हो जाती है थोड़े टाइम के बाद 1530 में। और कब होती है? तो 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मौत हो जाती है। सबसे पहले उसको आगरा में दफनाया जाता है और बाद में उसकी इच्छा अनुसार उसको काबुल में, क्योंकि वो काबुल का शासक था और वहीं से आया था, तो उसको वहां पे दफनाया जाता है। यानी कि इसको 2 बार दफनाया गया है। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मुगल जो सम्राट है या फिर मुगल शासक है जिसको 2 बार दफनाया गया है? तो ये बाबर ही है जिसको 2 बार दफनाया गया था। एक बार